आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई शिवा में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम को मात्र 15 दिन अब बचे हुए हैं। आप सभी लोगों की तैयारी अब अंतिम दौर की तरफ चल रही है। आप सभी लोग अपना रिवीजन का कार्य कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस का सेशन चला रहे थे। गणित विषय में जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे, लेकिन आपको थंबनेल से पता भी चल गया होगा कि ये 5 स्टार क्लास क्या है। तो 5 स्टार क्लास के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं 5 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जो हो सके तो आपकी परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न आ भी सकता है। तो इस क्लास से अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं है आपके बीच में। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर बताइए, ठीक है, कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी ये दशमलव की संख्याएं दिया हुआ है आपके सामने, वहां पर दिखाई भी दे रहा है कि ये दशमलव की जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आगे क्या कर रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर पड़ेगी। मतलब आरोही क्रम, आरोही का मतलब आ से शब्द का मतलब आगे की तरफ, और एक होता है अवरोही क्रम। अव मतलब होता है घटना, ठीक है। यानी आरोही क्रम मतलब कि नीचे वाली सीढ़ी से धीरे धीरे हमको ऊपर जाना है, यानी छोटी संख्या से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। और पूछ क्या रहा है हमसे कि पूछ रहा है कि हमको कौन सा तृतीय स्थान पर होगी। जब आरोही क्रम में हम लिख देंगे इन संख्याओं को, ये संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं, इनको हमें आरोही क्रम में जब मैं लिख दूंगा तो उसमें तृतीय स्थान पर कौन पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है तो कम समय में और बहुत आसान तरीके से कैसे लगाएंगे, आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दशमलव वाली संख्या दिया हुआ है उस दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे। वो भी किस तरह से बदलेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये संख्या है 8.08। अगर मैं दशमलव को भूल जाता हूं तो ये संख्या क्या बनती है, तो ये संख्या बनेगी 808 बन जाएगी, ठीक है। संख्या क्या बन जाएगी, 808। लेकिन मैं दशमलव को तो भूल चुका हूं, तो संख्या 808 बनी है। इसको हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो बटा का मैं चिन्ह भी लगा दे रहा हूं। और इस तरह से आप बोलने का तरीका सीखिएगा। जिस तरह से मैं बोलूंगा उसी तरह से आप बोलिएगा कि दशमलव का मतलब 1, आपको मन में बोलना है। इस पर प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। इस तरह का प्रश्न जरूर से जरूर आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है, ठीक है। यहां पर जब दशमलव लिखा हुआ है तो दशमलव के लिए आपको बोलना है कि दशमलव का मतलब 1 होता है। तो हम बोलेंगे कि दशमलव का मतलब 1 होता है और जितने अंक है उतना जीरो लगाना है हमें। तो 2 अंक और हैं तो 2 जीरो में लगा दिया। देखिए किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया, यानी भिन्न के रूप में बदल गया। चलिए इसके साथ भी वही क्रिया करते हैं। तो ये हो जाएगा, जब इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 880, और दशमलव का मतलब हमारा 1 होता है और 2 अंक का मतलब 2 जीरो में लगा दिया, ठीक है। यानी 880 बटा में कितना हो गया, 100, यानी 100 हो गया। ये जो दशमलव संख्या दिखाई दे रही है ये कितना हो जाएगा, अगर दशमलव भूल जाएंगे तो हो जाएगा 8808 हो जाएगा। और ठीक है, बटे का चिन्ह लगा दीजिए। दशमलव का मतलब क्या होता है मैं अभी बताया हूं। तो दशमलव का मतलब होता है 1, और कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3। इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 8008 हो जाएगा। इसको अगर पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हमारा 8 हो गया। बटे में कितना हो जाएगा, दशमलव का मतलब 1 होता है, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए सीधा सीधा 88, और दशमलव का मतलब 1 और 1 अंक का 1 जीरो और 1 अंक का 1 जीरो, यानी ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी दशमलव संख्याएं उनको भिन्न में बदल लेंगे। आप सोचेंगे कि इतना टाइम लग रहा है, तो मैं आपको समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं। अगर आप इसको समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो बहुत ही कम समय आप लेंगे इस प्रश्न को हल करने में, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले सभी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदल दिए। अब भिन्न के रूप में बदलने के बाद एक छोटी सी क्रिया और करना है। हम लोग देख रहे हैं कि
सबके हर में ध्यान देना है। जो हर यानी डिनोमिनेटर, ये अंश है, ये हर है, तो यानी सबके हर को ध्यान दीजिए एक बार। तो जब हम ध्यान दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर में कितना है, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है 100 है, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 100, यानी हम देख पा रहे हैं 1 2 3 तीन संख्याओं में 100 100 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्या है, 3 संख्या का हर 100 है और जो 2 संख्या है उनका हर 1000 है। तो हम क्या करेंगे कि जितना अधिक जीरो वाली जो संख्या है, जैसे 1000 है, तो जो कम जीरो वाली संख्या जैसे 100 है, तो 100 को हम 1000 बनाएंगे। 100 को क्या करेंगे 1000 बनाएंगे। देखिए कैसे 1000 बनाएंगे। तो जब 100 को मुझे 1000 बनाना है तो एक जीरो जब नीचे में बढ़ा दूंगा तो 1000 हो जाएगा, तो एक जीरो हम ऊपर भी बढ़ा देंगे, यानी अंश तथा हर में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 का गुणा कर दिया। इसको भी मैं 1000 बना दे रहा हूं, तो ये भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 8800 हो जाएगा। ये 1000 है ही, इसको भी मैं 1000 बना दे रहा हूं, तो ये 880 हो गया। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न की भाषा को समझते हैं। प्रश्न हमसे बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या। हम देख रहे हैं कि जब सबका हर समान हो चुका है तो हमको हर पर अब ध्यान नहीं देना है, सीधे जो अंश में संख्या है उसके वैल्यू के हिसाब से उसको क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, यानी 1 नंबर पर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, यानी सबसे पहले ये लिखा जाएगा। उसके बाद से देखिए दूसरे नंबर पर कौन संख्या आएगी, तो दूसरे नंबर पर हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में ये 8080 है, ये 8008 है, यानी दूसरे नंबर पर ये पड़ जाएगा, यानी सेकेंड नंबर पर हमारा ये वाली संख्या है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड नंबर पर हमारा क्या पड़ जाएगा, तो थर्ड नंबर पर आप मिलाएंगे तो थर्ड नंबर पर जो ये पहले संख्या लिखे है ये वाली संख्या पड़ जाएगी, ठीक है। और हमसे थर्ड नंबर वाली संख्या ही पूछा है, हमारा आंसर मिल चुका है 8.08, ठीक है, 8.08, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए जो ये वाली दो संख्याएं बच रही हैं, तो ये जब तीसरे नंबर पर चला गया, हम देख रहे हैं ये 8808 है, तो ये चौथे नंबर पर चला जाएगा और ये वाली संख्या हमारी 5वें नंबर पर चली जाएगी, ठीक है ना। यानी 5 संख्याएं थी, क्रम क्या होगा, पहले ये लिखी जाएगी, दूसरे नंबर पे लिखी जाएगी, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे ये, ठीक है ना। आरोही क्रम में हम अपने प्रश्न को व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दशमलव का अगर प्रश्न आता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे दशमलव के क्वेश्चन को हम लोग लगाएं। तो दशमलव के क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए, जीरो को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद से जो कह रहा है वो उसको उत्तर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका उत्तर आप लोग तब तक पढ़िए, बताइए, मैं तब तक इसको साफ कर देता हूं, मिटा देता हूं इसको। अगले वाले प्रश्न को आप पढ़िए। ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ये क्वेश्चन उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ भी जाए, हूबहू इसी तरीके का क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। देखिए कह क्या रहा है कि कोई एक बगीचा है, ठीक है, कोई एक बगीचा है, कोई मान लीजिए कि एक बगीचा है आपके सामने। बगीचे में ढेर सारे वृक्ष होंगे, आपको पता ही है। तो उन वृक्षों पर एक प्रश्न बना रहा है, एक श्रृंखला बना रहा है, कह रहा है कि एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। इस प्रश्न को अगर आप यक्ष मान के लगाएंगे उत्तर आपका बिल्कुल आएगा, लेकिन समय लेगा। मैं कम समय में इसको कैसे लगाएंगे उस पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए कि जो पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें जो पहली भिन्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों का 1/5 है। सभी वृक्षों का 1/5 है, यानी 1/5 से हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि यानी टोटल जो बगीचे में जितने
वृक्षों की संख्या है उसको 5 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं 5 बराबर भाग में बांट दे रहा हूं। 1 भाग, 2 भाग, 1 भाग, 2 भाग, ये हो गया 3 भाग, 4, 5 भाग में हम बांट दिए। 1 भाग हमारा कितना है, क्या चीज है, 1 भाग में हमारा आम हो गया। ठीक है, 1/5 का मतलब यही है ना कि टोटल वृक्षों की संख्या हम 5 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्सा हमारा आम का हिस्सा हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं। 5 वृक्षों में से 5 बराबर जो भाग बटा हुआ है उसमें से आधा भाग तो हमारा किसका है, क्या लिखा हुआ है, आधा भाग तो हमारा अशोक का वृक्ष है। आधा भाग हमारा अशोक का वृक्ष है, यानी अशोक का वृक्ष कितना है, आधा भाग है। यानी 5 भाग तो हमारा टोटल है और आधा भाग यानी 5/2, इसको 2.5 कहा जाता है। ठीक है ना, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5 हिस्सा क्या है हमारा, अशोक का वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, और आगे दिया है, और कह रहा है शेष नीम के वृक्ष हैं। शेष कितने हैं, नीम के वृक्ष हैं। इसके बाद से शेष आ गया, यानी 3 पौधे यहां पर हमको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पहला वृक्ष आम का दिया है, दूसरा हमारा अशोक हो गया, और शेष हमारा किसका लगा हुआ है, तो शेष हमारा नीम का वृक्ष लगा हुआ है। शेष नीम का वृक्ष लगा हुआ है। इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, समझाते वक्त भले से समय लग रहा है, जब समझ जाएंगे तो इसको कैसे कम समय में लगाएंगे उसको आप लगा सकते हैं। देखिए अब इस प्रश्न को हम लगाएंगे कैसे। दिया हुआ क्या है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, यानी जो शेष नीम है तो नीम की संख्या में दे दिया है 12। ठीक है ना, यानी नीम की संख्या दिया हुआ है और यहां पर हमको क्या पता है, भिन्न में भाग पता है इसका, यहां पर भाग पता है, यहां पर वृक्ष की संख्या नहीं पता है, उसका कितना भाग है ये पता है हमको। ठीक है ना, अब चलिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। देखिए हम देख पा रहे हैं कि टोटल वृक्षों की संख्या 5 है, जिसमें आधा वृक्ष हमारा अशोक का है। 5 वृक्ष हैं, आधा वृक्ष यानी 2.5, आधा वृक्ष कहने का मतलब कि आधा हिस्सा। ठीक है ना, उस बागीचे का आधा हिस्सा में कितने वृक्ष, सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष लगे हुए हैं, तो अशोक का वृक्ष लगा हुआ है, यानी 2.5 भाग पर तो हमारा अशोक हो गया। ठीक है ना, उसके बाद से आगे क्या है कि 2.5 भाग पर तो हमारा अशोक का वृक्ष हो गया और 1 भाग पर तो आम का वृक्ष है, यानी ये टोटल कितना भाग ये कवर कर ले रहे हैं, आम और अशोक कितना भाग कवर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 2, 1, 3, यानी 3.5 हिस्सा तो यही लोग ले रहे हैं। 3.5 हिस्सा तो कौन ले रहे हैं, आम और अशोक ही हमारा 3.5 हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है ना, 3.5 हिस्सा ले रहे हैं। बच कितना रहा है, तो 3.5 हिस्सा अगर आम और अशोक हो गए तो बच रहा है कितना, 1.5 हिस्सा बच रहा है। और ठीक है ना, 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 हिस्सा, यानी बच कितना रहा है, 1.5 हिस्सा, यानी शेष कितना बच रहा है, 1.5 बच रहा है। 1.5 भाग किसके बराबर है, तो यानी जो शेष बच रहा है हमारा 1.5, जो शेष बच रहा है 1 सही 1/2, ये जो शेष बच रहा है यही तो 12 के बराबर है, इसमें दिया हुआ है। ये जो 1.5 हिस्सा बच रहा है यही हमारा 12 वृक्ष के बराबर है। तो यानी जब 1.5 भाग में 12 वृक्ष हो जा रहे हैं, यानी 3/2 इसको लिखा जा सकता है, 2 एकम 2 1 3/2, यानी 3/2 जब 12 के बराबर है तो ये हर में 2 है, हर में 2 है तो दोनों 2 को कटाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 3 हिस्सा 24 के बराबर हो जाएगा। आ चुका है क्या हमारा कि 3 हिस्सा 24 के बराबर आ चुका है। थोड़ा सा ऊपर का मिटा भी दे रहे हैं, 3 हिस्सा 24 के बराबर आ गया है हमारा। 3 हिस्सा किसके बराबर है, 24 के बराबर आ चुका हुआ। नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 हिस्सा किसके बराबर आ गया, 24 के, तो 1 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, तो 24 में 3 से भाग दे देंगे यानी 8 के बराबर हो जाएगा। और एक ही हिस्सा हमारा आम है, आम की संख्या पूछा है तो यानी आम की संख्या 8 आम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये क्या है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसमें महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जो परीक्षा में उम्मीद है कि आ ही सकता है। ठीक है ना, चलिए इसको मैं कैसे लगाया हूं, तो हम लोग देखे हैं कि पहले अशोक का वृक्ष टोटल भाग में कितना था,
आम का वृक्ष था, दोनों को जोड़ दिए हैं, कितना हिस्सा हमारा बचा हुआ है उसकी वैल्यू दिया हुआ है 12, शेष हिस्सा का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और शेष हिस्सा कितना बच रहा है, तो 1/1/2 बच रहा है। 1/1/2 अगर 12 के बराबर है तो 1 बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ में भी आया होगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है तो ये प्रश्न भी आपका पूछा जाए। ठीक है, जो 5 स्टार की सीरीज हम कम से कम 4 से 5 दिन चलाएंगे, इस 4 से 5 दिन में मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा के दृष्टि से जो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है उसको मैं आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर का प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उसका आंसर बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न भी हमारे सामने जो आ चुका है, प्रश्न है कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है ना, एक 5 का पैकेट है, एक 6 का पैकेट है और एक 12 का पैकेट है। ठीक है ना, यानी 12 पेन होगी किसी में 5 पेन होगी, किसी में 6 पेन होगी। ठीक है, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है, यानी कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि भले से एक 12 का पैकेट है, लेकिन जो 12 का पैकेट है, जो 6 का पैकेट है, जो 5 का पैकेट है, तो सभी पैकेट को इस हिसाब से वो खरीद रहा है कि सभी पेनों की संख्या बराबर आ जाए। ठीक है, सभी पेनों की संख्या बराबर आ जाए। ठीक है, यानी अगर जो 5-5 वाली पैकेट है उसकी भी संख्या उतनी ही रहे जितना 6-6 वाले के पैकेट की संख्या है, जितना 12 वाले के पैकेट की संख्या है, यानी पेनों की संख्या बराबर रहे। कह रहा है एक मान लीजिए कि पहला ब्रांड है ए, दूसरा ब्रांड है बी और तीसरा ब्रांड है सी। पहला ब्रांड में 5 पेन रखा जा रहा है उसके पैकेट में, दूसरे वाले में 6 पेन रखा जा रहा है, तीसरे वाले में 12 पेन रखा जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो समान पेन खरीदना चाहता है, मतलब इक्वल पेन खरीदना चाहता है। तो यानी कहने का मतलब इक्वल पेन कैसे खरीदेगा, अगर मैं 2 पैकेट मान लीजिए 5 वाला खरीद लेता हूं तो ये 10 पेन हो जाएगा, और इधर मैं 2 पैकेट इसको खरीद लूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 पैकेट इसको खरीदेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर मान लीजिए कि 5 का 3 पैकेट में खरीद लेता हूं तो 3 पैकेट में ये 15 हो जाएगा, और इसको 3 पैकेट में खरीदूंगा तो 18 पेन हो जाएगा, और ये 12 पेन 36 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि तो पेन अलग अलग आता जा रहा है। ठीक है, पेनों की संख्या अलग अलग आती जा रही है, लेकिन एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है कि यानी 5 से कटने वाली संख्याएं दिखाई दे रही है। 5 के लाइन में 5 का टेबल दिखाई दे रहा है, 6 के लाइन में 6 का टेबल दिखाई दे रहा है, 12 के लाइन में 12 का टेबल दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो 5 का टेबल है यानी वो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, जो 6 का टेबल है 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, जो 12 का टेबल है 12 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। लेकिन वो तो पूछ रहा है कि तीनों में इक्वल हो। तीनों में इक्वल संख्या का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ x आ जाएगा तो यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, तभी तो इक्वल होगा। यानी ये जो x है ये 5 से भी डिवाइड होगा, ये 6 से भी डिवाइड होगा और ये 12 से भी डिवाइड होगा। और आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। इन सभी संख्याओं से हम लोग कटने वाली संख्या खोज रहे हैं, ठीक है, और उसकी कम संख्या में खोज रहे हैं, ठीक है। तो यानी करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको जो पेनों की संख्या दिया हुआ है, पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 12, उन पेनों की संख्या जो दिया हुआ है उसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 5, 6 और 12 इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लौसा जब हम लोग निकालेंगे तो इन सबसे कटने वाली संख्या आप लोग देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न में करते क्या है कि हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसके टेबल को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके टेबल को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। एलसीएम कम समय के लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 है। हम अब मिलाएंगे कि जो बाकी संख्या बच रही है क्या वो 12 को डिवाइड कर दे रही हैं, तो हम देख रहे हैं 6 12 को डिवाइड कर दे रहा है, यानी 6 का खेला समाप्त हो चुका है। 5 के लिए देखना है तो 12 गुना के 24 होता है, 5 से नहीं कटेगा, 12 36, ये भी नहीं कटेगा, 12 36 12 48, ये भी नहीं कटेगा, 12 25 60,
ये 5 से कटेगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। यानी तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इन तीनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या हमारी 60 हो गई, यानी 60 हो गई। यानी बराबर पेन वो कितना खरीद रहा है, जो 5-5 वाला ए ब्रांड का भी 60 पेन खरीद रहा है, बी ब्रांड का भी 60 पेन और सी वाले ब्रांड का भी 60 पेन वो खरीद रहा है। तो जब अब वो पूछा है, आगे प्रश्न में आप पढ़ेंगे तो वो पूछा है कि यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या पूछा है। ठीक है, न्यूनतम संख्या पूछा, अधिकतम तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना, ये न्यूनतम ही संख्या ना, इन सबसे कटने वाली ये न्यूनतम संख्या है, ठीक है ना, यानी इस पर निकल सकता है। देखिए कैसे, 5 पेन है ए ब्रांड का, एक पैकेट में आ रहा है, तो 60 में कितना हो जाएगा, तो 60 में जब 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 12 पैकेट रहेगा तो 5-5 पेन का तो 60 हो जाएगा। 6 पेन का कितना पैकेट रहना चाहिए, तो बी ब्रांड का 10 पैकेट बन जाएगा, सी ब्रांड का 5 पैकेट बन जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका उत्तर सही है, तो हम देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है ना, संयोग से सबका आंसर ए ही सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है, यानी कोई 16 लीटर की बाल्टी है जो दूध से भरी हुई है। 16 लीटर धारिता वाली कोई बाल्टी है, सपोज करिए 16 लीटर धारिता वाली कोई बाल्टी है जो दूध से क्या है, भरी हुई है। आगे प्रश्न कह रहा है कि बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। जो ये 16 लीटर का दूध है भरा हुआ है, इसको छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है, ठीक है। प्रश्न को आगे पढ़ता हूं, छोटे छोटे बर्तनों को भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया। मग की धारिता हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई हमारे पास एक मग है, ठीक है, इस मग से मैं 40 बार में इसको निकाल रहा हूं, ठीक है ना। 16 लीटर में से 40 बार इस मग से मैं निकाल रहा हूं। मग से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में, मान लीजिए कोई बर्तन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उनमें भरते हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि एक बर्तन का नहीं, इस मग की धारिता पूछ रहा है कि जो 40 बार में हम निकाल रहे हैं, तो इस मग की धारिता कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस लीटर को हम लोग क्या करेंगे, एमएल में बदल देंगे, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मिलीलीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हम एमएल में बदल लेते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर में हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml हमारा होता है, मिलीलीटर होता है। तो 16 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 16000 ml हो जाएगा, यानी 16000 मिलीलीटर का ये या 16 लीटर का ये बात बराबर है। यानी 16000 मिलीलीटर में 16000 जो हमारा मिलीलीटर आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, 40 से हम भाग दे देंगे। 40 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है, तो 0 से 0 कट गया है हमारा, 0 से 0, 4 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, यानी 400 आ रहा है, यानी 400 बार 400 मिलीलीटर का ये बर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। 400 बार, सॉरी करें, 400 मिलीलीटर का बर्तन रहेगा, 40 बार हम लोग निकालेंगे तो टोटल 16 लीटर निकल जाएगा दूध हमारा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 5 स्टार सीरीज में 5 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर और पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।